हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो आपका फिगर दिया गया है, ये क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट बीपीएससी टीआरई जो 3.0 री एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपका जो 6 to 8 का पेपर था, उसी में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो जो लेट हुआ उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इस पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये किस बुक से हैं और किस सोर्स से लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके टीआरई 4.0 जो आपका होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये किस क्वेश्चंस ये आपका किस बुक से पूछे गए हैं और इसका सोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर जो अपडेट आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ्स वगैरह जो भी आपकी आंसर की है या एनसीईआरटी का पूरा सोर्स मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। देखिए, इसमें आंसर तो वैसे अभी बीपीएससी ने कान इसे दिया है, ठीक है, लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन हुआ है और इसमें सेरेबेलम भी होना चाहिए। तो इसमें ए और सी यानी कि इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये भी जब ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा, अभी प्राइमरी का हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन डिलीट किया गया था रीजनिंग वाला। ठीक है, और दो या तीन क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं। तो अभी जूनियर का मैंने अभी देखा नहीं है, ठीक है, वो अभी आया भी नहीं है, तो आप उसमें से मिला लीजिएगा। वैसे इसका उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि कान और सेरेबेलम ये दोनों ही शरीर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, संतुलन का कार्य है। तो देखिए, इसमें सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th का है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका ब्रेन का पूरा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ देखिएगा, ये आपका प्रमस्तिष्क दिया गया है, ये अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क और ये आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है पीछे वाला। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क में आपके भाग दिए गए, ये आपका मध्य मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, ये कपाल खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क में आपके आ गया हाइपोथैलेमस और ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पश्चिम में आपका आता है पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ठीक है, ये आपका मेरुरज्जु हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका ये दिया गया है। जब नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए, एक सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित जो भाग है, अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन। देखिए, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। तो इसी में आपने एनसीईआरटी का वो सोर्स लेके आपने ऑब्जेक्शन किया होगा। तो देखते हैं ऑब्जेक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेरेबेलम का। ठीक है, और देखिए कान का भी देख लेते हैं, इसका सोर्स कहाँ पे है। तो इसी के जस्ट नीचे लगा हुआ है, देखिएगा, ये लगा हुआ। देखिए, कर्ण दो वेदिकाओं जो संवेदी क्रियाएं करते हैं, सुनना, शरीर का संतुलन बनाना, ये शरीर की क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को 3 भागों में विभाजित किया गया, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, तो ये आपके देखिए यहाँ पे सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। तो इन्होंने बीपीएससी ने सबसे पहले आपका ये कान ही दिया है, जो शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय है, ये क्लास 11 का है। ठीक है, आप देख लीजिएगा सोर्स में, ये 11th का है, उससे एनसीईआरटी सोर्स लेके काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। तो ये आपका यहाँ पे ऊपर में से एक से अधिक होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो फाइनल आंसर किया थी वो कैसी है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन है जो जीएस वाले सेक्शन के आते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, साइंस के, तो ये साइंस के चल रहे हैं, तो आप देखिएगा। और इसके बाद मैं आपको इसके जो ज्योग्राफी का पार्ट है और पीआरटी का जितना भी पार्ट बनता है अलग अलग उसका, वो भी लाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का जो कारण है, तो देखिए बीपीएससी ने आपका माना है प्रहो के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ठीक है, थोड़ा हिंदी में थोड़ा आपको लग सकता है, वैसे इसका जो इंग्लिश पार्ट है वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के लिए। तो इसमें अग्रभाग जैसे होता है, ये प्रहो के अग्रभाग जो टिप होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की बात करी जा रही है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, और ये अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, तब ऑक्सीजन विसरित होकर प्रहो के छाया वाले भाग में जाता है, और प्रहो की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए
उद्दीपित होता है, ठीक है। अतः जो पादप होता है प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेन दिया गया है, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी आपको दिया गया, प्रवाह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ठीक है, डिफ्यूजन होता है। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 43। और इसमें आपके सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आगे पीछे है, ठीक है। और ये आप देख लीजिए सेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका सिरका तो नहीं है, वैसे भी दिख रहा है, तो ये आपको वैसे भी बोनस मिला होगा, क्योंकि ये रक्त धुआं और ये जो आपकी क्रीम वगैरह होती है, शेविंग क्रीम होती है, ये सब आपके कोलाइड में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोलाइड का एक जो सोर्स है आपका एनसीईआरटी से ही है, क्लास 9th का है एनसीईआरटी, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो हमारे आसपास के पदार्थ में जब आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये दिया गया है, सिरका नहीं दिया गया, लेकिन इसमें जो बाकी ऑप्शन है उसके बारे में बताया गया, रक्त जैसे हुआ, धुआं हुआ। वैसे तो आपका सिरका इसमें नहीं है। कोलाइड, जो कोलाइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे, ये देखिए कोलाइड है। जैसे पिछली बार आपका आया इमल्शन वाला आया था, टीआरई 3 में जो आपका कैंसिल हुआ था पेपर, ठीक है, उसमें इमल्शन वाला दिया गया था कि वो किस किस का मिक्सचर है, तो आपका द्रव का था, ठीक है। तो इस बार इन्होंने पूछ दिया कि ये आपका कौन सा इसमें होना चाहिए। तो देखिए धुआं हो गया, ये शेविंग क्रीम हो गई, कोयला हो गया, बादल, कुहासा, स्वचालित वाहन, निथार जो एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है, और दूध, फेस क्रीम, मैग्नीशिया मिल्क, कीचड़, फोम, रबड़, स्पंज, म्यूमिस, जेल, पनीर, मक्खन, रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, ये सभी आपके कोलाइड के ऑप्शंस हैं, ठीक है, उदाहरण है। और यहाँ देखिए आपका कोलाइड यहाँ दिया गया भी है, ठीक है। तो ये आपका सिरका इसमें नहीं होगा, ठीक है, कोलाइड का। और आपके ये रक्त, धुआं, ये सभी आपके कोलाइड के उदाहरण है। और ये आपका टीआई 3 में भी इसमें से पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आपका ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 53 नंबर है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो ये आपका देखिए क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए एनसीईआरटी का मैंने अलग से भी आपको बताया हुआ है, सोर्स जो होता है एनसीईआरटी का, वो आप यहाँ पे जो पूछा जाता है 9-10 से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, चाहे आपका 6 to 8 का हो या फिर आपका पीआरटी का हो। तो 9-10 तो बुक आपको अच्छे से याद करनी है, जो आपके एग्जाम्पलर आती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके जो एग्जाम के ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसलिए 9-10 को तो आप रट के ही आइए, और 6-7-8 का देखिए आप पूछ देते हैं इसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हाँ आपका सोर्सेस में जो बचा हुआ है, तो देखिए इसमें आपका जो जल में घुलनशील है आपका CaO है, ये H2O अलग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। इसमें जब H2O जोड़ेंगे तो आपका ये कैल्शियम हाइड्रो, ये OH का उल्टाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि जल में घुलनशील है। जब जल में घुलनशील होगा तभी ये आपका H2O से क्रिया करेगा, बाकी क्रिया नहीं करेंगे इसमें। जैसे FeO है, ये भी क्रिया तो कर सकता है, लेकिन ये आपका जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर जो आपका होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये क्लास एनसीईआरटी 10 है, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहले ही चैप्टर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो आप बताइएगा ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा जो शोषी है, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी पूछी गई थी टीआरई 2 में, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी वाला, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपका CaO सॉलिड फॉर्म है, H2O आपका ये लिक्विड फॉर्म है, और ये जब आपकी अपक्रिया करेंगे तो CaOH का उल्टा ये बुझा हुआ चूना बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्वा रीजन होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका दिया भी है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलकर एकल उत्पाद जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और वैसे इस अभिक्रिया को वैसे संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपके टीआरई 2 में शायद पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, अभिक्रिया के बारे में, संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभिक्रिया एवं समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो मेन चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी अगर वीडियोस आपको चाहिए हो एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके टीआरई 4 के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होंगे वो आते रहेंगे, ठीक है। अभी से रेगुलर आएंगे पेपर जो आपका होने वाला है 4.0 का, तो उसमें आपको काफी मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से, या आपके जो एनसीईआरटी सोर्स है, ठीक है, तो उसमें बताते रहेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए आपका है 59 नंबर, हमारे शरीर में जो मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? तो देखिए आपका इसमें देखिए दिया तो गया वैसे आपका प्लीहा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, क्लियर नहीं है। तो देखिए प्लीहा दिया गया है आपका, बीपीएससी ने आपका प्लीहा लिया है, ठीक है।
लेकिन इसमें यकृत होगा। तो देखिए आपको कैसे दिखाते हैं, इसमें कहाँ पे होगा, सोर्स दिखाते हैं। ठीक है, वैसे तो क्लास 12 का है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और क्लास 9 में भी है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों में है, तो आपको दिखाते हैं इसमें। ये देखिए क्लास 12 का है, इसमें पूरा लीवर का फिगर बना हुआ है। ठीक है, परजीवी जो जीवाणु होते हैं रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। तो जो आपके रक्त द्वारा होते हैं ये आपके कहाँ चले जाते हैं, यकृत में चले जाते हैं। तो ये परजीवी आपके वही मलेरिया के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये आपके यकृत में चले जाते हैं, और इसका सोर्स लगा के अपने ऑब्जेक्शन भी किया होगा। ठीक है, काफी लोगों ने। तो देखते हैं इसमें वैसे आंसर इसका यकृत ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो आपकी फाइनल आंसर क्या आएगी उससे पता चलेगा। बाकी देखिएगा इसमें लिहा मना है बीपीएससी ने। ठीक है, और होगा आपका लीवर। नेक्स्ट है, ये आपका सोर्स है। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए श्वास में आपका क्या है कि ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है ये। ठीक है, 61 का ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये देखिए एनसीईआरटी की 10th में आपका जय प्रक्रम नामक एक लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है। ठीक है, और काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज वाइज में। तो देखिए ये आपका सोर्स है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एटीपी के बारे में पूरा। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है और अकार्बनिक फॉस्फेट के एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। और ये एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब आपका एडीपी में ये आपका पी ऐड होता है ऊर्जा के साथ में, तो एडीपी में पी माइनस होगा तो एटीपी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पी जो होता है वो फॉस्फेट के रूप में होता है। यहाँ पे पूरा दिया गया है आपका। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए जो आपकी क्रिया होती है ये एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपका है, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आपका जय प्रक्रम से पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स है। नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सड़क प्रकाश में जो आपका लास्ट है ये। ठीक है, ये देखिएगा सड़क प्रकाश में जो आपके देखा होगा जो लाइटें लगी होती है सड़क में। ठीक है, और उसमें बल्ब जो होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो आपके समानांतर क्रम में। और ये ध्यान रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपका घरों में जो लाइटिंग वायरिंग होती है वो भी आपका जो बल्ब जोड़े जाते हैं वो भी समानांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, पैरेलल फॉर्म में होते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने स्टडी क्रम में लगा दिए तो आपके ये जो बल्ब होंगे, अगर एक भी इसमें तार या कुछ फ्यूज हुआ या तार कट गया तो पूरा जो सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका। अगर सड़क में अगर एक भी बल्ब जो है फ्यूज हुआ तो उसमें क्या होगा, पूरी लाइटें जितने भी आपके उसी क्रम में जुड़ी हुई सभी खराब हो जाएंगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में नहीं लगाना चाहिए। और जैसे आपने देखा हो दिवाली में जो आपके लाइट होती हैं छोटी वाली, ठीक है, तो वो जो होती है वो श्रेणी क्रम में लगाई थी। अगर एक भी सर्किट खराब होता है तो पूरी लाइट खराब हो जाती है, आपने देखा होगा। तो इसीलिए घरों में जो आपकी वायरिंग होती है और जो बल्ब की वायरिंग होती है वो सभी समानांतर क्रम में होती है। ठीक है, पैरेलल फॉर्म में। अब देखिए इसका सोर्स क्या है, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी है, इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सोर्स तो अच्छा नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ क्वेश्चन इसके बेस्ट है। देखिए 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक जो है 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा जो आपकी है आई 5 एम्पियर है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ बोल दिया है, जो लाइन आपकी जो आपकी लाइन लगी होती है रोड पे जो बल्ब होते हैं, तो उन्हें जब जोड़ा जाएगा तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और उसमें पूछा गया कितने तार जो आपके संयोजित किए जा सकते हैं, तारों के बीच में कितने जो बल्ब होंगे वो पार्श्व क्रम में जोड़े जाएंगे। तो ये आपका वैसे हिंट है एक तरीके का। ठीक है, सोर्स तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा समझा दिया आपको कि जो आपके घरों में वायरिंग होती है वो आपके पैरेलल फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में जो होती है वो जैसे आपकी दिवाली में जो झालर वगैरह लगाई जाती है, आपने लगाई होगी काफी, तो वो आपके श्रेणी क्रम में होती है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन बना हुआ था, बीपीएससी में ही बना था। नेक्स्ट आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं मिला। ठीक है, हालांकि ये आपका जो ल्यूसेंट की बुक आती है उसमें मिल जाएगा, लेकिन मुझे आपको एनसीईआरटी दिखाना था तो इसलिए मैं लेके नहीं आया। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब देखिए ओम आपका किसका मात्रक होता है, तो रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो ये आपका गैर ओहमिक पूछा गया, तो आपका टॉर्च बल्ब जो हो जाएगा वो गैर ओहमिक हो जाएगा। बाकी तांबा और नाइक्रोम ये आपके ओहमिक प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर जो होता है रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है, आपका ओम होता है। ठीक है, तो ओम इस तरीके का बनता है, आपको पता ही होगा।
और पिछली बार देखिए उसमें V बराबर IR इस तरीके के जो फॉर्मूले थे काफी पूछे गए थे, थियरी 2 में भी आया था, ठीक है। उसमें 3 से 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये प्रतिरोध वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक कूलाम का नियम वगैरह पूछा गया था उसमें। इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो है आपके कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बाकी आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो अच्छे से क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। आप तैयारी कोई भी कीजिए, तैयारी 4 की अगर कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जो ना वो रटे होने चाहिए कि ये आपका टीआरई फर्स्ट में पूछा गया, ये सेकंड में पूछा गया, ठीक है। और ये भी 3 आपका जो आया था वो तो 2 बार हो गया पेपर, तो आपके लिए बोनस है, काफी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस जितने भी आपको याद रहेंगे ना मुंह जबानी, वो उतना ही आपको फायदा देंगे पेपर्स में, ठीक है। तो अभी जो पेपर हुआ था टीआरई 3.0 में, तो आप इसको पूरा फुल एनालिसिस कीजिए, मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा, ठीक है। जो अभी री एग्जाम हुआ था और इससे पहले जो आपका कैंसिल हुआ था पेपर, मैंने पूरा उसका निचोड़ कराया हुआ है, ठीक है। जितना भी पेपर मैंने उसमें पूछा जाता है एनसीईआरटी में, सब मैंने कराया हुआ है। और ज्योग्राफी का अलग कराया हुआ है और साइंस का अलग कराया हुआ है, ठीक है। और जो आपका जूनियर का साइंस आती है 40 नंबर का, आप पीआरटी की भी तैयारी करें तब भी आप साइंस का जो पोर्शन है वो देखेंगे जरूर, क्योंकि पीआरटी और जूनियर में कोई फर्क नहीं है। 6 to 8 में जो आपका सिलेबस होता है वो 6 to 8 जो आपका 6 to 10 तक आ ही जाता है, ठीक है। और बाकी आउट ऑफ द सिलेबस क्या है कि 6 to 8 में जैसे 11th and 12th की भी साइंस आ जाती है, तो वो आपको पीआरटी में नहीं मिलेगी ज्यादातर देखने को। तो आप जो 6 to 8 में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़िए, कौन से चैप्टर से पूछा गया वो चैप्टर देखिए, ठीक है। और आपका 9th-10th का जो आपकी बुक आती है एनसीईआरटी की, उसमें जो एग्जाम्पलर होता है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर लगा लीजिए अभी भी, अभी आपके पास शुरुआत का टाइम है, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये सब आपका था एनसीईआरटी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए ये जो कंटेंट है ऐसा मैं लाता रहूंगा, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस आएंगी आपको तैयारी 4 के लिए, ठीक है। काफी कंटेंट मैंने कराया हुआ है, आप एक बार चैनल विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, और काफी कंटेंट है मेरे पास, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।